गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। आज जो हम पढ़ने वाले दैट इज चैप्टर नंबर 4 इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर नाम देखो क्या लिखा हुआ है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। अब एफएम जो है बड़ा सीधा सा काम क्या करती है, एफएम बड़ी चालाक होती है। वो कहते हैं तुम्हारी पॉकेट्स में जो सेविंग्स है ना, पॉकेट सेविंग को कन्वर्ट कर देती है मार्केट इन्वेस्टमेंट से। अब पॉकेट की सेविंग को उठाकर लाना, किसी की जेब से पैसा निकलवाना बड़ा आसान नहीं होता। तो कैसे पैसा निकलवाया जाएगा, कैसे मार्केट के अंदर उसको सर्कुलेट किया जाएगा, ये सारा का सारा काम जो हम पढ़ेंगे, ये सारा का सारा काम कहाँ आएगा, हमारा मार्केट इकोनॉमी के अंदर आएगा, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आएगा। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाओ। द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी इज अ क्रूशियल एलिमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कब? जब इकोनॉमिक पैसा पैसा आएगा मार्केट के अंदर। इट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द हाउस होल्ड सेवर्स। देखो यहाँ लिखा हुआ है सेवर्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन्वेस्टर्स। यानी कि अब आपके जो सेवर्स है वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, इन्वेस्टर्स से। यानी कि अल्टीमेटली क्या जाएगा मार्केट के अंदर, इन्वेस्टमेंट। जैसे लिखा था हमने पॉकेट सेविंग से मार्केट इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसे का खेल है सारा का सारा। तो जो पैसे में खेल है वही मार्केट, पैसे वाली मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। सो देयर बाय असिस्टिंग इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ फॉर द नेशन। पैसा आएगा तो वेल्थ अपने आप हो जाएगा, वेल्थी अपने आप हो जाएगा नेशन। मेनली द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री इज कंसर्न। फाइनेंशियल सिस्टम के क्या क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ से वो कंसर्न होता है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, कि सेविंग्स को एलोकेट करना है, सेविंग्स को अपनी जगह बतानी है। लाइक आप घर में डब्बे के अंदर वो जैसे पहले रखते थे ना, छोटे छोटे पैसे डब्बे के अंदर रखते थे, हाउस वाइफ्स रखती थी, फिर वो डब्बे से निकल के बैंक्स में जाने लगे हैं, पता नहीं कब डिमोनेटाइजेशन हो जाए। कितने डब्बे निकले थे बाहर, कईयों के तो 50,000 ब्लैक मनी पूरा वाइट हो गया था। तो क्या हुआ था, एलोकेशन कर दिया सेविंग्स को, मोबिलाइजेशन किया। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट करना, तो फंड्स मूव हो गया आपका। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ फंड्स, फंड्स के लिए प्रोविजन बनाए गए। फैसिलिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, जब हम लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स के अंदर, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी टैक्स रिबेट, टैक्स बेनिफिट्स आपको मिली, तो आपने फैसिलिटेट किया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। डेवलपिंग द फाइनेंशियल मार्केट, इसके लिए अपनी मार्केट को स्ट्रेंथन किया, स्ट्रॉन्ग किया, तो आपने डेवलप किया अपनी फाइनेंशियल मार्केट को। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ लीगल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। जब भी आपको किसी मार्केट को डेवलप करना होता है तो वहाँ के लीगल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। लीगल सिस्टम बढ़िया है तो आपके रूल्स रेगुलेशंस अच्छे हैं, और जब रूल्स रेगुलेशन अच्छे होते हैं तो आपकी मार्केट बहुत बढ़िया से फ्लो करती है। वरना करप्शन, फ्रॉड इतना ज़्यादा होता है कि मार्केट चला कर दिखा दो, चल भी जाएगी तो उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए था। सो इसी वजह से आगे क्या बोलते हैं कि प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज। अब हमें पैसा किन से निकलवाना है, डोमेस्टिक सेवर से। अब उनको सर्विसेज चाहिए होते हैं, तो आजकल फाइनेंशियल और एडवाइजरी इंटरमीडिएरी का काम बहुत अच्छा चला हुआ है। अगर तुम फाइनेंशियल्स के फील्ड में भी अच्छी नॉलेज हासिल कर लो तो तुम वहाँ पर भी अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हो। एडवाइजरी सिस्टम बड़ा अच्छा चलता है आजकल। कंसल्टेंट ही बनना, अच्छा पैसा कमाना है तो ठीक है। आशा को रहता है ना पैसा कहाँ ज़्यादा मिलेगा, कंसल्टेंसी में पैसा सबसे ज़्यादा होता है। और मैं तुम्हें फ्री की एडवाइस दे रही हूँ, तो तुम ना लास्ट में जब एडवाइज़र बन जाओगे ना तो मुझे फीस दे के जाना, कमीशन दे के जाना तुम। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल आर। इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, अब जिसका पैसा होता है ना उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी कि जब पैसा आएगा मार्केट में तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इट एनकरेजेस बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। पैसा होगा तभी सेविंग होगी, तो सेविंग भी होगी और आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। इट लिंक्स द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। जो सेवर होते हैं वही इन्वेस्ट करते हैं। अब लिंकअप कैसे करता है इस चीज़ को, वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट लाइन आई है तो थोड़ा सा समझा देती हूँ। अब सेवर कौन होते हैं, जिसके पास इनकम आती है और जो पैसा सेव करते हैं। जनरली सेवर हमारे जैसे लोग होते हैं, सैलरी बेस्ड इनकम होती है या थोड़ी सी नॉमिनल इनकम होती है, कम इनकम होती है, तो हम पैसा बचाते हैं, उसके बाद उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। हम कहाँ कहाँ पैसा डाल सकते हैं, हम बैंक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कई बार एफडी खुलवाते हैं, आरडी खुलवाते हैं, या नॉर्मल अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। थोड़े से और चतुर सेवर होते हैं जो वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे ऐसे इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं जिनको वो पैसा देते हैं, वो आगे पैसा देते हैं। एक एग्जाम्पल लिख लो इसका, म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल नाम क्या बोलता है, सबको मिलाकर चलता है, फंड्स जनरेट करता है। अब मान लो जी आप 5 लोग, आप पांचों को इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ पैसा आपके पास है, कुछ आपके पास है, कुछ इनके पास, कुछ इनके पास। अब आप लोगों को इन्वेस्टमेंट तो करनी है ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी आती,
प्लस आपकी इंडिविजुअल फंड्स जो है ना वो बहुत कम है। आप बोलते हो इसको इन्वेस्ट भी करूँगा ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स तो आना ही, तो आपको एक बेनिफिट ये मिला, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सारे अपने में जो फंड्स दे दो कोलेक्टिवली वो ज़्यादा हो जाएंगे, मैं कोलेक्टिवली ही उसको इन्वेस्ट करूँगी और उसके बदले क्या कर लूँ, उस फंड के बदले मैंने आपको एक एक यूनिट बेच दी, यानी कि अब आप डायरेक्ट कंपनी के शेयर नहीं परचेज कर रहे, अब आप मेरी इंस्टीट्यूशन के शेयर परचेज कर रहे हो। मेरी नेटवर्थ कितनी, मेरा कैपिटल कितना, जितना आप सबका पैसा है, तो अल्टीमेटली आपने सारे पैसे का एक परसेंटेज खरीद लिया। उसको मैं जब मार्केट में इन्वेस्ट करूँगी तो उसके ऊपर बेनिफिट आएगा, यानी कि एक तो आपको मिलता है 10,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट। अब एक में आप लोगों का मिलाकर 1 लाख रुपया हो गया, मान लो 1 लाख रुपये को मार्केट में डालेंगे तो 1 लाख पर जब भी आएगा इंटरेस्ट रेट आपका ज़्यादा क्रिएट होगा, उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप ले सकते हो, ज़्यादा अच्छी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब बड़ा फंड इन्वेस्ट किया जाता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न भी बड़ा आ सकता है। आपने तो अकाउंट्स पढ़ा नहीं है, जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा है उसमें सिखाया जाता है ना हाइयर इंटरेस्ट, हाइयर रिस्क, हाइयर इंटरेस्ट, ऐसा कुछ सिखाया जाता था। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे, यानी कि जब ज़्यादा पैसा लगाते हो मार्केट में, रिस्क ज़्यादा लेते हो, तो उस रिस्क के बदले में आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। अब ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो 2-2 रुपये आपको भी शायद ज़्यादा मिल जाए। आप इंडिविजुअल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आप किसी फंड को पकड़ सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी को लोन दे सकते हो, लेकिन अभी तो बैन कर दिया गवर्नमेंट ने अनरेगुलेटेड लोन, अदरवाइज वो लोन दे सकते थे। तो इस तरह से आप मार्केट में अलग अलग, या फिर आप पॉलिसीज़ ले सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में कर सकते हो। इंश्योरेंस सेक्टर भी अल्टीमेटली आपके प्रीमियम को मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है। तो आप कहीं पर भी पैसा लगाओ, बैंक में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, इंश्योरेंस में लगाओ, ये तीनों ही जाके आपका मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली सेवर इन्वेस्टर से जाके लिंक हुआ, इन्वेस्टर मार्केट में जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो सारे की सारी आपस में लिंक्ड हो चुकी। समझ में भी आया या ऊपर से गया? इट असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब अपनी पूंजी को बनाने में हेल्प करता है। तो जब आपके पास पैसा था, आपने मेरे शेयर्स खरीदे, मेरे पास पैसा आ गया, आपको बदले में शेयर्स मिल गई, मुझे अपना बिजनेस करने के लिए कैपिटल मिल गई। इक्विटी शेयर्स ऐसे ही चलता है ना, टर्मिनोलॉजी में पढ़ा होगा तुमने। इक्विटी शेयर जब परचेज करना होता है, मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मैं क्या करूँगी, पब्लिक के पास जाकर अपने शेयर्स बेचूंगी। आपके पास शेयर्स आए, आपने बदले में मुझे क्या दिया, पैसा दिया, तो इस मार्केट से मैं अपना कैपिटल फॉर्मुलेट कर सकती हूँ, कैपिटल मिल गया मुझे। आगे क्या बोलता है, इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। पैसे से पैसा बनता है, तो जितना ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में होगा उतना ही ज़्यादा आपकी मार्केट जो है एक्सपेंड होती चली जाएगी। क्लियर इतना? चलो जी, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि इंडिया हैज़ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सेक्टर अंडरगोइंग रैपिड एक्सपेंशन बोथ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड न्यू एंटिटीज एंटरिंग इन द मार्केट। अब यहाँ पर सेक्टर लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ आपके फाइनेंशियल मार्केट वर्क करती है। तो सेक्टर क्या है, सबसे पहला है आपके पास कॉमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनबीएफसी भी बोलते हैं, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, आपके पेंशन फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स होंगे, या एनी अदर स्मॉल फाइनेंशियल एंटिटीज़। इनके अंदर जितने भी नाम हैं पढ़ कर देखो, क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे के सारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस में काम करते हैं? जो भी इंडस्ट्री, जो भी इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल, प्योर फाइनेंशियल एसेट्स में डील करता है वो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होता है। ये बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी एंटिटीज़ फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट हो सकती हैं या होती हैं। So the banking regulator has allowed new entities such as payment bank to created recently. They adding to the types of entities operating in the sector. पेटीएम बैंक सुना है? कैसा बैंक है पेटीएम बैंक? किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? पेमेंट करने के लिए, ज़्यादातर पेमेंट फैसिलिटीज़ देने के लिए एक ऐप बनाई गई थी जिसे धीरे धीरे पेमेंट बैंक का स्टेटस मिल गया। तो आजकल जो हमारे ई वॉलेट्स हैं वो क्या हैं, जनरली हमारे पेमेंट बैंक हैं। अलग अलग जो हमारी ये एप्लीकेशंस चल रही हैं, इनकी क्या होती है, फ्रीली आपसे डिपॉजिट नहीं ले सकते। नॉर्मल बैंक की तरह आपसे डिपॉजिट लेता है क्या? नॉर्मल बैंक की तरह आपसे डिपॉजिट नहीं लेता। ये क्या करता है, ये आपसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेता है, अप टू 1 लाख रुपीज़ तक आपसे फंड ले सकता है। अगर आपने पेटीएम की गाइडलाइंस पढ़ी हो, जब आप उसमें पैसा डिपॉजिट कराते हो तो हर बार एक डिक्लेरेशन आता है कि मैक्सिमम 1 लाख रुपये आप जमा करा सकते हो। तो पर यूज़र इसने 1 लाख की रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। क्या बैंक ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि तुम मैक्सिमम 1 लाख ही जमा करा सकते हो? नहीं, बैंक के अंदर तो आप कितने भी जमा करा सकते हो। वो एक अलग बात है कि पर डे की लिमिटेशन है कि एक दिन में सिर्फ इतना जमा करा सकते हो, लेकिन अकाउंट बैलेंस की तो कोई लिमिटेशन नहीं है। इनके पास अकाउंट बैलेंस की लिमिटेशन है। तो ये अप टू 1 लाख रुपीज़ जमा कराते हैं और आपको जब ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप पेमेंट कर सकते हो, आइदर QR कोड, स्कैन कोड, UPI पेमेंट। तो बेसिकली ये जो बैंक्स है, पेमेंट बैंक्स किस लिए बनाए गए, आपको पेमेंट फैसिलिटी देने के लिए। ईजी हो गया इनकी बात। आजकल हम लोग को कैश कैरी नहीं करना पड़ता।
पेमेंट बैंक है ना, QR कोड से स्कैन किया और पेमेंट डन। आपको 5 का भी चिप्स ले रहा है, खुले का भी टेंशन नहीं है, 7 का भी बिल बनता है तो 7 रुपये एग्जैक्ट पे आप कर सकते हो। पैसे गुम भी नहीं होते, चोरी भी नहीं होते, नहीं इतने पैसे तो रखने पड़ते कि वो गुम हो जाए। नेक्स्ट क्या बोलता है, इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स, इंडियाज ग्रोस नेशनल सेविंग्स, यानी कि जो भी टोटल सेविंग है, टोटल इंडिया जितनी इन्वेस्टमेंट करता है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP स्टूड 30.50% इन 2019, यानी कि जब हमने अपनी GDS देखा तो वो कितनी आई, 30.50% आई। द टोटल अमाउंट ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि अगर हम मार्केट का कंट्री का IPO कैलकुलेट करें तो वो इंक्रीज हुआ कितना, 84,357 करोड़ तक, 84,357 करोड़, जिसको हिंदी में समझ नहीं आता। बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 18 IPOs रीच टू द $1 1.94 बिलियंस। इसी तरह से फाइनेंशियल 19 के अंदर चेंज हुआ था, उसके बाद ये चेंज होता रहा, आगे टर्म्स एंड कंडीशन आई। उसके बाद बोलता है जो आपकी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल का नेटवर्थ जो है वो इंक्रीज हुआ आपका 2,697 in the 2000 and the population of UNHY has grew by the 118%। इस परसेंटेज को सिर्फ याद कर लेना, ज़्यादा डीप में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलते हैं, नोट फॉर द डेवलपमेंट इन द इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम। अब क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आए, क्या क्या इसके अंदर फाइनेंशियल चीज़ें आई, तो देखते हैं। इसमें बोलते हैं कि राइजिंग इनकम्स आर ड्राइविंग द डिमांड फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस इनकम ब्रैकेट्स। जैसे जैसे आपकी इनकम रेज करते हैं, जब आपके पास इतनी ही इनकम होती है कि आपका खर्चा मुश्किल से चलता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती ना लोगों से पूछने के लिए कि सरप्लस पैसा कहाँ लगाएं, कौन से बैंक में जमा कराएं, कौन सी सिक्योरिटी खरीदे, FD करवाएं, क्या करवाएं। लेकिन जैसे जैसे इनकम रेज होती जाती है वैसे वैसे आपको एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्टमेंट की, आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करते हो ना जब आपकी इनकम रेज होती है, हर कोई करता है। ज़्यादा पैसा होगा तो इनकम इन्वेस्ट तो करना ही है ताकि माड़े समय में काम आए हमारे। तो ये बोलते हैं कि जैसे जैसे इनकम राइज करती रहती है तो हमें फाइनेंशियल सर्विसेज की नीड होती है। तो जब लोगों की इनकम बढ़ रही है, हम यही बोलते हैं कि आजकल लोगों की इनकम बढ़ रही है, अब लोगों की इनकम बढ़ रही है तो उनको फाइनेंशियल सर्विसेज भी चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव्स फ्रॉम द RBI हैज़ एक्सपेंडेड द टारगेट मार्केट टू सेमी अर्बन एंड द रूरल एरियाज। अब इसने मार्केट कौन सी, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज, यानी कि वहाँ पर भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ पहुँचाई थी। अदर एरियाज जहाँ पे आपका कोलैबोरेशन कर सकते हो, कोऑपरेटिव बैंक आपकी गए थे, पढ़ा होगा अगर करंट अफेयर्स के अंदर चैप्टर के अंदर कुछ SBI के रूल्स भी पढ़े थे, रूरल से सेमी अर्बन के, यानी कि यहाँ तक भी अपनी फैसिलिटीज़ पहुँचा रहे हैं। बैंक्स इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो अगर बैंक्स भी जा रहे हैं तो मतलब फाइनेंशियल मार्केट वहाँ पर जा रही है। आगे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इन इंडिया इन इंश्योरेंस सेक्टर कैन राइज टू $1 ट्रिलियन बाय 2025, यानी कि इन्वेस्टमेंट कॉर्पस, इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर में, वो है आपका $1 ट्रिलियन 2025 तक। आगे बोलते हैं क्रेडिट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट पेनिट्रेशन इज राइजिंग इन द रूरल एरियाज। पेनिट्रेशन का मतलब होता है अराइजिंग या फिर वहाँ पर एंट्री ले रहा है। तो आपका क्रेडिट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और इन्वेस्टमेंट सेक्टर आपका रूरल एरियाज के अंदर जा रहा है धीरे धीरे। आपका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, इज ग्रोइंग इन द वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट, यानी कि जितना आपका इनकम होगा उतनी ही आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट बोलता है लोअर म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन ऑफ 5 to 6% कैन रिफ्लेक्ट द लेटेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। लेटेंट होता है ऐसी ग्रोथ या तो ना के बराबर है या फिर उतनी एक्टिव नहीं है जितनी उसको होनी चाहिए थी। धीरे धीरे म्यूचुअल फंड जो है वो डाउन आता जाता है, यानी कि म्यूचुअल फंड के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कितना कम हुई है, अभी 5 to 6% कम हुई है। इसका मतलब ये भी है कि लोअर फंड में, म्यूचुअल फंड में जितना हर साल इंक्रीज आता था यानी कि उतना अब नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्या बोलता है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। करंटली बैंक जो है इसने लॉन्च किया था, इसके अंदर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हैं, रूरल एरियाज के अंदर ज़्यादा है ये आपका। टू प्रोवाइड एवरी डिस्ट्रिक्ट विद 1 ब्रांच विच विल हेल्प इंक्रीज द रूरल पेनिट्रेशन, यानी कि रूरल एरिया से वहाँ पर पैसा ज़्यादा आए। जीरो बैलेंस अकाउंट है आपके, इसके सबसे कम चार्जेस लगते हैं। अगर आप इसके अंदर चार्जेस जो अपने करंट चार्जेस लगते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, वो इसमें बहुत कम लगते हैं IPBP में एज कम्पेयर टू द अदर नॉर्मल बैंक्स। नेक्स्ट है आपका इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम अ लार्ज क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ चैलेंज टू एक्सपेंड रीच ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ चैलेंज यानी कि जब हम एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ती हैं। पहले डोमेस्टिक तक इंक्लूडेड था हमारा, अब डोमेस्टिक से वो धीरे धीरे
इंटरनेशनल होता जा रहा है, यानी कि हम लोग अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, अलग अलग कंपनी में टेस्ला जैसी कंपनीज़ हैं जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स भी परचेज़ करते हैं। आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉरनर इंडिया के शेयर परचेज़ कर सकता है, इंडियन बंदा जो है फॉरेन के शेयर परचेज़ कर सकता है। तो हमारे जो मार्केट्स है उसमें क्रॉस यूटिलाइजेशन हो रहा है एक दूसरे रिसोर्सेज का। आगे बोलते हैं महाराष्ट्र ने करंटली एक मोबाइल वॉलेट फैसिलिटी चलाई है जो कि फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र ने लॉन्च की है, अलाउइंग ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम अदर मोबाइल वॉलेट्स, यानी कि दूसरे मोबाइल वॉलेट्स टू मोबाइल वॉलेट्स फंड ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे ये काम पहले पेटीएम ने किया हुआ है, अब महाराष्ट्र ने अपना एक फैसिलिटी चलाया है, वॉलेट फैसिलिटी। आगे है एज ऑफ अक्टूबर 2018 द फाइनेंशियल इंक्लूजन लैब हैज सिलेक्टेड 11 फिनटेक इनोवेटर्स। फिनटेक इनोवेटर्स वो इनोवेटर्स होते हैं जो आपकी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इनोवेशंस करते हैं, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं। अपने ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम, पुराने टाइम में अगर देखें तो कैसे होते थे, साहूकार होते थे, ज़मींदार टाइप आदमी, वो ऐसे कॉपी किताब लेकर बैठे रहते थे और एक दूसरे का हिसाब करते रहते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते रहते थे। अब धीरे धीरे वो चेंज हो गए, क्या हुए, हमारे बैंक्स बने, यानी कि नॉर्मल बैंक से सिस्टम आया। अब बैंक्स के ऊपर भी धीरे धीरे चलते हमारे पास अदर फाइनेंशियल सेक्टर आ गए। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके अभी जैसे ये जीपे आया, हमारे पास गूगल पे है, फ़ोन पे है, ये सारी सर्विसेज आई, ये किस वजह से आई, फिनटेक इनोवेटर्स की वजह से है। यानी कि ये अपना अपना क्या करते रहते हैं, इनोवेशन करते रहते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर, ये कैसे फाइनेंस को अरेंज किया जा सकता है, कैसे फाइनेंस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। With an investment of $9.5 million promoted by the IIM Ahmedabad Bharat Inclusion Initiative along with JP Morgan, Michael and Susan Dell Foundation and the Bill and Melinda Gates Foundation, ये इसके पार्टनर्स थे। आगे है गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द नेट बैंकिंग लाइसेंस एंड इंक्रीज द FDI लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर। बताया था मैंने FDI लिमिट कितनी इंक्रीज हो गई है, 70। रिसेंटली पहले इसकी 49% थी, अब रिसेंटली यूनियन बजट में इसको 74% इंक्रीज कर दिया गया। यहाँ पर से परसेंटेज लिखा नहीं हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलो, आगे है हमारे पास की फेसेट इन ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। फेसेट होते हैं उसके स्वरूप, किन किन रूपों में उनको देखा जा सकता है, स्वरूप, रूप। तो बोलता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में है उसके क्या क्या रूप हैं, कैसे कैसे वो ग्रोथ करता है, मतलब किस किस ब्रांचेस के अंदर वो इंक्लूडेड है हमारे पास। सबसे पहले तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या काम वो करता है, वही काम करता है जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं। प्लेज अ पाइवटल रोल in accelerating the rate and volume of saving through the provision of different financial instrument and efficient mobilization of saving। क्या फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? जो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मार्केट का फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सेम वही है, थोड़ा सा शब्दों को घुमाया हुआ है, पढ़ के देखो फटाफट। एक्सेलरेट किया है, बढ़ाया है सेविंग्स को ताकि वो इन्वेस्ट कर सके फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? दो तो पढ़ा चुकी हूँ मैं, क्या पढ़ा चुकी हूँ इस चैप्टर में, इक्विटी और डिवेंचर्स। हाँ, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, फाइनेंशियल से लेन देन होती है, आपकी एसेट्स भी फाइनेंस होती है और आपकी लायबिलिटीज़ भी फाइनेंस आती है, तो उसके अंदर आपको बोलते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आपके जो चेक्स हैं वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो भी पैसे का लेन देन करते हैं। आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे वहाँ पर अगर आप पेमेंट करते हो या फिर वहाँ पर आप क्या करते हो, अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हो, तो उसको बोला जाएगा क्यों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है। It is playing a significant role in increasing the national output by providing funds to corporate customer to expand their business operation। क्या इसका मतलब समझे? पढ़ो पढ़ो। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि आप बाय वे ऑफ इक्विटी, बाय वे ऑफ डिवेंचर या एनी अदर वे जिससे भी कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है, तो पब्लिक क्या करती है, अपनी सेविंग देती है कॉर्पोरेट्स को, फिर बदले में कॉर्पोरेट्स क्या करता है, अपना बिजनेस करेगा, आउटपुट रेज करेगा, आउटपुट रेज करेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में पैसा मूव करेगा। नेक्स्ट है सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर बाय इंश्योरिंग स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू रेगुलेटरी बॉडी लाइक आरबीआई, सेबी। क्या इन दोनों बॉडीज को जानते हो? आरबीआई का नाम क्यों आया? क्योंकि वो रेगुलेट करती है, पैसे की मार्केट है सारी की सारी, तो आरबीआई तो आएगा ही आएगा। सेबी क्यों आया? सेबी अलाउ करती है किस चीज़ को?
आरबीआई तो इसलिए है क्योंकि सारा का सारा फाइनेंस रिलेटेड है। आरबीआई ने हमारे स्टॉक मार्केट यानी कि हमारे इक्विटी कैपिटल और डिबेंचर्स को भी इंक्लूड किया है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, और स्टॉक मार्केट और हमारी डिबेंचर मार्केट है इसको रेगुलेट करने वाली एजेंसी है सेबी, इसलिए आया। ठीक है जी, चलें आगे। आगे बोलता है हमारे पास कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टुवार्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। सेम पॉइंट है जो पहले आ चुका है। क्या पैसा आएगा तो बैलेंस अपने आप हो जाएगा, लाइफ अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू रूरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि रूरल एरियाज को भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई। असिस्ट कॉर्पोरेट कस्टमर टू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन बाय ऑफरिंग इफेक्टिव फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज। और क्या किया इस मार्केट में, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज आए थे जिनकी हेल्प से आप काम कर सकते हो, तो वो आपको हेल्प करते हैं ताकि आप बेटर डिसीजन ले सको। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, तो आप वहाँ से एडवाइजरी सर्विसेज ले सकते हो। आगे बोलता है फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल deepening and broadening. Financial deepening refers to increase in financial asset as percentage of GDP. Financial broadening pertains to increase number of participant in the financial system. मार्केट को डिपेंड करता है। लास्ट चैप्टर जो करंट अफेयर्स का पढ़ा था उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट को डिपेंड किया गया है, रेट्स को इंक्रीज किया गया है। जब भी मार्केट डिपेंड होती है तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट फ्लो हमेशा बढ़ता है, और ज़्यादातर जब आप एफडीआई को अलाउड कर दो, जैसे एफपीआई की लिमिट को कितना बढ़ाया गया था 9 to 15, जब भी हम अपनी लिमिट्स को बढ़ाते हैं तो मार्केट में फॉरेन फ्लो आता है। फॉरेन फ्लो जब भी आता है ना तो हमारी मार्केट, हमारा बिजनेस जो है हमेशा डेवलप करता है, क्योंकि वो बेसिकली जब भी आता है ना इंफ्रा के अंदर या बिजनेस में डायरेक्ट इन्वेस्ट करके जाता है, तो इकोनॉमी हमेशा वहाँ पर ग्रो करती है और जीडीपी तो बढ़ेगा। ठीक है, चलो जी आगे है हमारे पास बैंक्स। बैंक्स सब जानते हो कौन होता है, क्या होता है बैंक? पैसे लेता और पैसे देता है, यानी कि डिपॉजिट और लोन की फैसिलिटी को हम बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। तो बैंक कौन है? जो सबसे ज़्यादा हार्ड कैश रखता है, हमारा हार्ड एंड मनी को सीधा सीधा ले लेता है। तो फाइनेंसियल से डील करता है इंक्लूडिंग कैश एंड क्रेडिट। कैश मतलब हमारा डिपॉजिट ले भी लेता है, कैश विड्रॉल भी हो सकता है, क्रेडिट हमें लोन भी दे सकता है ये। सो बैंक्स आर द इंस्टीट्यूशन बॉडीज दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट लेता है, ग्रांट क्रेडिट, लोन देता है to the entities and plays a major role in maintaining the economic stature of the company. Given their importance in the economy, banks are kept under strict regulation in most of the countries. In India, RBI is the apex banking institution that regulates the monetary policy in India. क्या लास्ट टाइम मैंने तुम्हें करवाई हुई है? कब करवाई थी? आरबीआई के चैप्टर सेकेंड चैप्टर में आरबीआई के अंदर, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, चलो जी। अब इसने बोला कि बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है कौन? आरबीआई। तो आरबीआई ने हमारे बैंक्स को 4 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन इज आवर कॉमर्शियल बैंक, सेकंड वन इज आवर स्मॉल फाइनेंस बैंक, थर्ड वन इज आवर पेमेंट बैंक एंड फोर्थ वन इज आवर कोऑपरेटिव बैंक्स। क्या इन्हें नाम से जानते हो? जानते हो कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? करते होंगे कुछ। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करते हैं? ये भी करते होंगे कुछ तो करते ही होंगे। छोटे बैंक, छोटे छोटे बैंक। पेमेंट बैंक जैसे ये गूगल पे और पेटीएम, यानी कि ये तो स्पेशली बनाए गए हैं टू प्रोवाइड पेमेंट फैसिलिटी। और किसी को जानते हो? बाकी अदर 3 जो बच गए। कॉर्पोरेट नहीं है वो, कोऑपरेटिव है, सहयोगी बैंक। नहीं जानते हो तो मना कर दो। कमर्शियल बैंक क्या है? ऐसे बैंक हैं जो आपसे डिपॉजिट भी लेते हैं और आपको लोन भी देते हैं, पर इनका मेन मकसद क्या होता है? इस प्रोसेस से प्रॉफिट कमाना। यानी कि जो नॉर्मल हो गए हमारे पीएनबी हो गए, एचडीएफसी हो गए, सारे के सारे हमारे कमर्शियल बैंक हैं। ये क्या करते हैं? डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कम देते हैं और लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं। बीच का जो डिफरेंस होता है वो इनका प्रॉफिट होता है। इनकम पर्पज से जो बैंक बनाए जाते हैं वो सारे के सारे बैंक हमारे क्या हैं? कॉमर्शियल बैंक हैं। दूसरा है हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इससे पहले नीचे वाले कोऑपरेटिव बैंक में आ जाओ। कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया था, इसका मेन जो पर्पज़ है वो इनकम कमाना नहीं है। हालांकि इसके पास इनकम आती है, वरना अपना काम करेगा कैसे, बट बहुत माइनर इनकम आती है। इसका जो मेन पर्पज़ था, इसको इस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया था, जैसे क्या होता है, मान लो तुम 4 लोग हो, तुम्हें कोई देख रेख नहीं करता, तुम कहते हो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम आपस में अपना ग्रुप बना लेते हैं,
तो तुम्हारा जो ग्रुप है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, या फिर अगर तुम एक उसको कन्वर्ट करवा लोगे, रजिस्टर करवा लोगे, तो तुम हो जाओगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहयोग करोगे एक दूसरे का। अब इन बैंक्स के जो मेंबर्स होते हैं, अगर उन्हें कभी भी लोन की ज़रूरत होती है तो उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा अपने बैंक के पास आएंगे कि भैया लोन चाहिए, और ये उनको देगा। यानी कि जो अपने मेंबर्स को लोन देता है, अपने मेंबर्स के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है। जनरली ये रूरल एरियाज़ में बनाए जाते हैं, आजकल अर्बन एरियाज़ में भी बनने लगे हैं। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। मेन फंक्शन क्या होता है इसका? मेन फंक्शन ये होता है कि अपने ही मेंबर्स को कोऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि लोन तो देता है, अपने मेंबर्स को देता है, यानी कि इसके मेंबर इसके कस्टमर्स भी होते हैं। तो यानी कि ऐसा बैंक है जहाँ पर इसके मेंबर इसके कस्टमर भी हैं, और किसी को नहीं रहता है अपने मेंबर्स को, तो उसको बोला जाता है कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका मेन पर्पस ये है, इस्टेब्लिश ऑन द मिशन ऑफ कोऑपरेशन की भावना से बनता है। उसके बाद बच गया स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये छोटा बैंक इसीलिए है, स्मॉल सेक्टर बैंक इसीलिए क्योंकि उन एरियाज़ में जाता है जिस एरिया में कोई भी लोन नहीं देता, जहाँ पे कोई भी बैंक नहीं है, यानी कि जिस एरिया के जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई बैंक ना हो, वहाँ पर हम खोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये उन सेक्टर को फैसिलिटी देता है जिस सेक्टर को कोई और बैंक फैसिलिटी नहीं देता, इसीलिए छोटा लेवल हो गया। ऐसा सेक्टर बहुत कम होगा, तो इसको बोलते हैं कि एक नीचे सेगमेंट पे बेस्ड बैंक है या फिर नीचे बेस्ड बैंक है। नीचे होते हैं आपके स्टैंडर्ड्स, NICHE, ये होते हैं आपके स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब ये होता है कि आप ना किसी ऐसे स्पेसिफाइड एरिया को फोकस करते हो जिसको आप फोकस करना चाहते हो। जनरली क्या होता है आज के दौर में, जब हर कोई इनकम कमाना चाहता है, वहाँ पर कोई ऐसा बंदा होगा जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा, मुश्किल से ही मिलेगा कोई ऐसा बंदा। अगर मिलता है तो वो कौन सा बैंक है या फिर वो कौन सा सेक्टर है, वो नीचे बेस्ड सेक्टर है, यानी कि वो किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए और स्मॉलर सेगमेंट के लिए काम करता है। जैसे मान लो आज के टाइम पे हम लोग को क्या पसंद है ज़्यादातर, फास्ट फूड या फिर हेल्दी फूड? फास्ट फूड मिले तो फटाफट चट कर जाते हैं हम उसको, और हेल्दी फूड मिले तो नाक सिकोड़ के खाना खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, मम्मी क्या बना दिया ये। ऐसे अगर कोई कंपनी हो जो सिर्फ हेल्दी और डाइट फूड आपको देती है, उसका कंपैरेटिवली मार्केट शेयर कम होता है एज़ कम्पेयर टू फास्ट फूड सेक्टर। जो फास्ट फूड बनाते हैं या जंक फूड बनाते हैं, उनका मार्केट शेयर ज़्यादा होता है। मार्केट शेयर बोले तो मार्केट में उनके प्रोडक्ट की अगर टोटल सेल चेक करोगे तो उन्हीं की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द हेल्थ फूड। तो हेल्थ फूड ने क्या किया, हेल्थ फूड जो इंडस्ट्री है उसने सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जो एक्चुअल में हेल्दी खाना खाना चाहते हैं। तो उसका जो टारगेट है वो कम होगा, स्मॉलर लेवल पे होगा, इसलिए उसको बोला जाएगा नीचे बेस्ड मार्केटिंग या फिर नीचे बेस्ड सेक्टर। तो ये भी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या है, इन्होंने डिसीजन लिया कि हम उन सेक्टर को प्रमोट करेंगे जिन्हें कोई प्रमोट नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको बोला गया नीचे बेस्ड बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक। फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, कॉमर्शियल बैंक बोलता है कॉमर्शियल बैंक कैन बी क्लासिफाइड इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि जो रीजनल एरियाज रूरल एरियाज के अंदर खुले हैं वो वाले बैंक। ये सारे बैंक वो हैं जो डिपॉजिट लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। इनका मेन मोटिव क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम कमाना। तो प्रॉफिट कमाते हैं तो इनको इसलिए कॉमर्शियल का मतलब यही होता है, ट्रेडिंग करना और प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने वाले बैंक को कॉमर्शियल बैंक बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू द अर्बन एंड रूरल। Apart from these, fairly a new addition of structure is payment bank. Commercial banks are regulated under the Banking Regulation Act 1949 and their business model is designed to make profit. उनका business model क्या है, वो profit कमा सके। Their primary function, main function क्या है उनका, to accept deposit and grant loan to the general public, to corporate and the government. यानी कि वो जनरल पब्लिक को देंगे, कॉर्पोरेट्स को भी देंगे और गवर्नमेंट के लिए वैसे RBI है, कॉमर्शियल बैंक्स नहीं है। लेकिन कॉमर्शियल बैंक्स की फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट लेता है, टाई अप्स करता है, तो वहाँ पर होगा। जैसे अभी आप आगे आने वाले थोड़े थोड़े चैप्टर्स में पढ़ोगे, इसमें कुछ अलग से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बैंक्स हैं, तो उनकी हेल्प भी करते हैं ये बैंक्स। वहाँ पर अगर फंडिंग चाहिए तो यहाँ से मूव कर सकती हैं, इसी चैप्टर में है आगे। नेक्स्ट है आपके पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड अकाउंट्स फॉर मोर देन 75% ऑफ द टोटल बैंकिंग बिजनेस इन द कंट्री। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं वो बैंक्स हैं जिनको नेशनलाइज किया गया है, ठीक है। और टोटल मोर देन 75%, यानी कि मोर देन 75% जो बैंक्स हैं हमारे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। 25% मेजरली बैंक्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। मेजोरिटी ऑफ स्टेक इन दिस बैंक्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर मतलब जो पब्लिक का बैंक कब होगा, जब गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करेगी। अच्छा, इन बैंक्स में RTI लग सकती है, 75% तो गवर्नमेंट ही है, लग सकती है। कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मांग सकते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के लिए मना किया था।
आगे क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोस बैंक इन विच मेजर और इक्विटी इज हेल्ड बाय द प्राइवेट शेयर होल्डर, प्राइवेट ओनर्स होते हैं इनके। ऑल द बैंकिंग रेगुलेशन एंड रेगुलेशन इज लेड डाउन बाय द आरबीआई विल बी एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज वेल। इसको चाहे इसमें शेयर होल्डिंग किसी की भी हो, रेगुलेशन इसका भी आरबीआई के थ्रू ही होगा, क्योंकि ये बैंक है, लोगों का पैसा ले रहा है, लोगों से पैसा, लोगों को लोन दे रहा है। अ फॉरेन बैंक इज द वन विच हैज इट्स हेडक्वार्टर, फॉरेन है तो इसका हेडक्वार्टर हमेशा फॉरेन कंट्री में होगा, यानी कि उस कंट्री में होगा जो हमारी इंडिया से बाहर है, बट ऑपरेट्स इन इंडिया एज अ प्राइवेट एंटिटी, इंडिया में इसने अपना बिजनेस फैलाया हुआ है। These banks are under obligation to follow the regulation of its home country as well as the country in which they are operating। इसको दोनों ही कंट्रीज के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अपनी होम कंट्री के भी और हमारी कंट्री में भी, क्योंकि बिजनेस तो हमारी कंट्री में कर रहा है ना, तो हमारी कंट्री अगर रूल फॉलो नहीं करेगा तो फिर आरबीआई बताएगा इनको, निकल जाओ यहाँ से। आगे बोलता है आरआरबी आर ऑल्सो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बट दे आर एस्टैब्लिश विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लाइक एग्रीकल्चर, लेबर, मार्जिनल फार्मर, स्मॉल एंटरप्राइजेस। इस टर्म्स को दोबारा रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है। मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर, लेबर, स्मॉल एंटरप्राइजेस, they usually operate at regional levels in the State Bank of India and may have branches in urban areas as well। तो ये स्टेट लेवल पे भी खुलता है, ये जनरली तो रूरल एरियाज में होता है, लेकिन अर्बन एरियाज में भी अपनी ब्रांचेस खोल सकता है। नाम रूरल रख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि शहर में नहीं आ सकता, आ सकता है। अदर important functions carried out by RRB includes providing banking and financial services to rural and semi-urban areas, government operation like disbursement of wages, मनरेगा workers, distribution of pension etc, पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज़ लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोकल फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको वो दे सकता है। इतना क्लियर? ठीक है जी, आज इसको यहीं तक कंप्लीट करेंगे हम अपना, बाकी का अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।